Good afternoon. Hello, Dipanshu. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, sir. Okay. So today we will start microbial sewage treatment. कल के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सीवेज को ट्रीट करने में, हालांकि आप इन्वायरमेंटल इश्यूज पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपने इसका सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा था। सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, तो वो क्योंकि सॉलिड फॉर्म में था इसलिए उसको सेग्रीगेट करके ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर वही सॉलिड वेस्ट वाटर बॉडी में हो, जैसे म्यूनिसिपल वाटर होता है जो वेस्ट वाटर कहलाता है, जिसे हम सीवेज बोलते हैं, तो अगर वही सॉलिड वेस्ट सीवेज में होगा देन उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। और ट्रीटमेंट आप उसी का कर सकते हैं जो डिग्रेडेबल होगा, जिसको माइक्रो डिकम्पोज कर सकते हैं, बिकॉज ग्लास, मेटल कैन, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर नॉन डिग्रेडेबल, तो इनको तो पहले ही सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। व्हाटएवर इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रो एरोबिक एंड एनारोबिक, अलग अलग चैम्बर में ये काम किया जाता है। सो दैट इज व्हाट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज, एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहां पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर बॉडी उसको किया जाएगा, है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट। थर्ड है microbes in sewage. अब सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले सीवेज क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, बट स्टिल सीवेज इज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। उसको आप सीवेज बोलिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल ये है, हम अभी इंडिया की ही बात करते हैं, कि इस सीवेज को किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट करना पड़ेगा। सीवेज में होता क्या है, पहले ये बात करते हैं कि सीवेज में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सीवेज में मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, एक नॉन डिग्रेडेबल है जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल कैन, है ना, पॉलीथीन, ये सारी चीजें, और एक डिग्रेडेबल है। जो भी चीज डिग्रेडेबल होगी वो ऑफ कोर्स माइक्रोब करेंगे, तो आप इसी को बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हो, चाहे डिग्रेडेबल हो या बायोडिग्रेडेबल हो, एक ही बात। और क्योंकि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली इसका केमिकल नेचर ये होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक मैटर। जैसे पेपर हो गया, तो पेपर आपको पता है कि सेलुलोज से बनेगा, या ब्राउन कलर का होगा तो थोड़ा लिग्निन का प्रोपोर्शन होगा, सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्यों, वॉल्यूम तो ऑन है। किसी को नहीं आ रही? ओके है सर। सर आ रही है। ओके, आ रही है सर। तो जो डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन याद करिए, तो डिकम्पोजिशन में आपने लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, इन सब चीज को डिग्रेड किया था, तो वही सब्सटेंस बस हमको वाटर बॉडी में लेना है, डिसॉल्व स्टेट में लेना है, तो वो सीवेज बन जाए। इवन अगर इसमें माइक्रोब भी है, मान लीजिए इसी गंदे पानी में कोई बैक्टीरिया या फंगी भी है, तो उनको भी किल करके वो भी बायोलॉजिकल मटेरियल बन जाएगा, आप उसको भी डिग्रेड कर सकते हो। ये तो दो सब्सटेंस हो गए, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। इसी में एक तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि इट इवन कंटेन्स माइक्रोब्स। और अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से आया या पैथोजेनिक हुआ तो दे दीजिए, फ्रीज बैंड करके देखो, ओके,
तो माइक्रोब भी हो सकते हैं। इवन अगर हॉस्पिटल से आया, लाइक मुझे चोट लग गई, मैंने ब्लड या पस को जो है वॉश कर दिया, सिंक में गया, सिंक से वो पाइपलाइन से होते हुए म्युनिसिपल वाटर तक पहुंचा, तो उसमें वो पैथोजेनिक माइक्रोब भी होगा जो किसी और को डिजीज कॉज कर सकता है। इट मे वर्क एज कंटामिनेंट्स। तो इस माइक्रोब में कुछ माइक्रोब ऐसे भी हो सकते हैं जो इवन पैथोजेनिक होंगे, डिजीज कॉजिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये कंडीशनल है कि वो पैथोजेनिक होंगे या नहीं होंगे, अदरवाइज तो होंगे ही। माइक्रोब तो हर जगह होते हैं, बट वो डिजीज कॉज करने वाले हैं या नहीं है, दैट विल बी द कंडीशन। रूल ये था कि इस सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा, इट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इनटू एनी नेचुरल वाटर बॉडी। अब जैसे दिल्ली से जितना भी वेस्ट निकल रहा है तो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली उसका रास्ता यमुना में जाके ही खत्म होगा, है ना? दिल्ली के किनारे रिवर यही है। अगर कानपुर लखनऊ में है तो कहाँ जाएगा? लखनऊ है तो गोमती में जाएगा, कानपुर है तो गंगा में जाएगा, इलाहाबाद बनारस है तो गंगा में ही जाएगा। कहीं ना कहीं होते होते वो किसी न किसी वाटर बॉडी के पास ही पहुंच जाएगा। अगर कोई सिटी ऐसा है जहाँ कोई रिवर है ही नहीं, तो अल्टीमेटली तब भी वो एक सिटी से क्रॉस करके दूसरे सिटी से क्रॉस करके फाइनल फेट उसका यही है कि उसको नेचुरल वाटर बॉडी में ही जाए। पानी है तो पानी में ही जाके मिक्स होगा। तो दैट्स वाई इसको ट्रीट करना जरूरी है, ये गवर्नमेंट के रूल है। जिन प्लांट्स के अंदर इसको ट्रीट किया जाता है, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। बेटा जस्ट अ मिनट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपी। गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। So such plants are called sewage treatment plants, STP। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट बाय हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब मोनेरा याद करिए, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक छोड़ दीजिए। ऑटोट्रॉफिक में तो आपने ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़े थे, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब पढ़े। तो सिंथेसिस करने वाले जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो छोड़ दीजिए। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो सेप्रोट्रॉफिक बेसिकली है, जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन माइक्रोब को यूज करके आप इसमें सीवेज को, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करेंगे या उसको ट्रीट करेंगे। तो एसटीपी के अंदर ये कैसे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे होता है? दिस इज डन बाय यूजिंग हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगी आप दोनों ले सकते हैं, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हमें ऐड नहीं करना पड़ता। कई बार ऐड करते हैं, कई बार ऐड नहीं करते, तो डिपेंड। जैसे कैटल डंग है तो आपको पता है कि कैटल डंग में मैथनोजन होगा, तो अगर आप बायोगैस बना रहे हो तो आपको अलग से मैथनोजन ऐड करने की जरूरत नहीं, बट कई बार कर भी दिया जाता है, तो वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बट नेचुरली ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है। उन्हें सिर्फ उनकी सुटेबल कंडीशन दे दीजिए, वो स्टार्ट कर देंगे। अभिषेक नमस्ते। ओके, तो ये तो बात हो गई कि हम सीवेज क्या है, सीवेज में क्या क्या कंपोनेंट है, सीवेज को ट्रीट कहाँ करेंगे, और किन बैक्टीरिया को यूज करके ये काम, बैक्टीरिया या फंगी को यूज करके ये काम। अब जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ट्रीटमेंट बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात है, उसमें कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब का रोल नहीं है, वो प्योरली फिजिकल प्रोसेस होता है एज पर फिजिक्स। फिजिक्स में आप कौन सी चीजें यूज करते हैं? या तो आप सीक्वेंस में फिल्टर कर लीजिए, जैसे अलग अलग साइज की जाली से छान लीजिए। आपने कभी किसी मूवी वगैरह में देखा हो कि सीवेज जो नीचे पाइप्स पड़े होते हैं उन पे जाली लगी होती है, बड़े साइज की जाली लगी है तो जो चीज छननी होगी वो छन जाएगी, फिर आगे उससे छोटे साइज की लगी होगी, पोर साइज कम होता जाएगा।
तो सीक्वेंस में फिल्टर करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो तैरने वाली चीजें होंगी, जो अनडिजॉल्व चीजें होंगी, वो सारी अलग अलग हो जाएंगी। इसमें कोई माइक्रोब का रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। उस पानी में जो भी चीज मिला हुआ है तो छन के अलग हो जाएगा, इसे बोलेंगे सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। फिर जब लास्ट में फिल्टर हो जाएगा तब आप पानी को एक बड़े से टैंक में ले जाके सिर्फ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। तो जितनी भी मिट्टी होगी, जितना भी ग्रिट होगा, बालू होगा, रेत होगा, ये सारी चीजें बाय मास एक टाइम के बाद 3 5 6 दिन में, एक हफ्ते में सेटल डाउन हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में भी कोई बैक्टीरिया यूज नहीं हुआ। तो सीक्वेंशियल फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन, इनमें कोई माइक्रोब का रोल नहीं है, ये बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द मास। पहले साइज के हिसाब से अलग किया, फिर हमने उसको वेट के हिसाब से अलग किया। अब जो बचेगा पानी में, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व स्टेट में है। आप पानी में चीनी घोल दीजिए, कितनी बार भी छानते रहिए, अलग होगा क्या? कुछ नहीं अलग होगा, है ना, क्योंकि वो शुगर घुल गया। अब उस शुगर को डिकम्पोज कैसे किया जाए? फिर आपको बैक्टीरिया चाहिए जो उस शुगर को यूज कर सके और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सके। तो जैसे आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा, सेम चीज है। अभी बैक्टीरिया बेसिकली उस ऑर्गेनिक मैटर को अपने रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के लिए वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट बेसिकली 2 स्टेजेस में होगा, occurs in 2 stages। मेन स्टेजेस 2 ही है। फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको आप फिजिकल बोल सकते हो, ये फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें 2 चीजें होंगी। दिस इज बेस्ड ऑन, वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल, सीक्वेंस के हिसाब से फिल्टरेशन, जिससे जो चीज तैर रही है वो अलग हो जाएंगी। जो तैरने वाली है उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग डेब्रीज, कूड़ा कचरा, आर रिमूव्ड। मान लीजिए गंदा पानी है, तो नाली का पानी है, तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें कपड़े का टुकड़ा भी होगा, गत्ते का टुकड़ा भी होगा, कुछ पौधे भी हो सकते हैं, कुछ केले के छिलके भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। और ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगी, ये सब गंदे पानी में तैरती है। तो इनको छान के अलग किया जा सकता है। तो जो भी चीज तैर रही होगी, जो फ्लोट कर रही होगी, वो फ्लोटिंग डिब्रीज सीक्वेंशियल फिल्टरेशन से अलग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? लास्ट में ले जाके उसको सेडिमेंटेशन में ले जाएंगे, सेडिमेंट कर देंगे। तो सेडिमेंट करने से पानी में जो डिसॉल्व होगा वो बाई मास नीचे बैठ जाएगा। क्या क्या बैठेगा? एक तो सॉइल, अगर मिट्टी है तो, और इसके साथ साथ पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर अगर हैं या कोई ऐसी कोई चीज है, तो सॉइल और पेबल्स। सॉइल और पेबल्स को मिला के आप बोलते हैं ग्रिट। इसको रिमूव कर देंगे और रिमूव। तो जो ग्रिट है, जो सॉइल और पेबल्स हैं, वो रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बुक में तो एक नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, बट अगर हम इसको अपने तरीके से डायग्राम से देखना चाहिए, वी कैन डू दिस। आप ऐसे मान लीजिए कि ये सीवेज है, यहाँ से हमने क्या दिया? सीवेज। अब क्या किया है? यहाँ पे अलग अलग जाली लगी है, थोड़ी थोड़ी सी, अलग अलग पोर साइज, इन सबसे इनको पास, किसी में बड़ा साइज है जाली का, किसी में छोटा है, और फिर फाइनली यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? दिस इज सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में किया है फिल्ट्रेशन। ठीक है, हमने सीक्वेंस में फिल्टर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब हम इसको लेके गए एक ऐसे टैंक में, बड़े से टैंक में लेके गए
जहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी को सेटल डाउन करना, जस्ट टू सेटल डाउन। सेटल डाउन करने के लिए क्या करना है, हमने एक टैंक लिया बड़ा सा और उस टैंक में जाके इसको छोड़, मैं ये पानी लिया यहाँ तक भर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा वाटर है, सीवेज, इसमें अब जितनी भी मिट्टी है वो सब नीचे इकट्ठा हो जाएगी, सॉइल और पेबल्स, जिसको आप ग्रिट बोलते हैं। ये क्या है, दिस इज प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है, सेटल करना है, सेटलिंग टैंक, एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक बनाया और उस टैंक में केवल पानी को रोक देना है, कुछ नहीं करना होगा ना। तो बाय मास जितनी भी चीजें हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। दिस इज सेडिमेंटेशन। तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया। अब यहां से आपको जो मिलेगा वो आगे सेकंड स्टेज में जाएगा, इसको आप बोलते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है पूरा, ये दोनों स्टेप प्राइमरी है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी। बाहर निकल के आया तो एफ्लुएंट, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट वो है जिसके अंदर अभी डिसॉल्व स्टेट में ऑर्गेनिक मैटर है, अब ये छान के अलग नहीं होगा और इसका कोई मास भी नहीं है, तो एक्चुअली मास बट नेग्लेजिबल है, बाय वेट ये नीचे सेटल डाउन नहीं, ये चीज है। नीचे जो भी ये इकट्ठा हुआ, इसे इंग्लिश में तो हमने बोला कि ग्रिट कहलाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये क्या कहलाता है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोसेस है, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्लज। यहाँ पे क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। तो मैं नीचे मिला प्राइमरी स्लज और यहां से लिक्विड स्टेट में मिला प्राइमरी एफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जो बैक्टीरिया या माइक्रोब या फंगी जो भी है, जो माइक्रोब की प्रेजेंस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि सेकंड लेवल पे क्या होने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करने वाले। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल है, उसमें माइक्रोब की जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब ये कैसे होगा, अब इसको दो स्टेप में किया जाएगा। माइक्रोब तो यूज होने वाले हैं, एक बार में एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करेंगे एयर की प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि बैक्टीरिया के एंजाइम्स वर्क करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको फाइनली ग्लूकोज तक लेके जाएंगे, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये सब होते हुए मटेरियल खत्म होता जाए। तो एरोबिक मीडियम में जो डिकम्पोज हो सकता है वो किया जाए। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो एरोबिकली डिकम्पोज नहीं होती, फिर उनको दोबारा से एनारोबिक मीडियम में ले जाया जाएगा, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इस तरीके से जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है इस पानी में, प्राइमरी एफ्लुएंट में, वो खत्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट हो रहा है, ये चेक कैसे किया जाएगा, इसके लिए फिर एक पैरामीटर है बीओडी। आपको याद हो तो मैंने वाटर पोल्यूशन में भी बीओडी आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो बीओडी को बार बार हम चेक करके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये देख लेते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। क्या क्या चीजें सिग्निफिकेंट है, हम पहले क्या ले गए, एक ऐसे टैंक में लेके आए प्राइमरी एफ्लुएंट को, ये प्राइमरी एफ्लुएंट है, यही वाला है जो हमारा कहलाता है एरोबिक टैंक। ऐसे मान एक टैंक है, यहां से हमने क्या दिया है, यहां से हमने ये दिया प्राइमरी एफ्लुएंट। तो यहाँ पे तक मान लीजिए हमने प्राइमरी एफ्लुएंट भर दिया, जो ये वाला था वो यहाँ पे गया। अब इसमें क्या है, इसमें डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या है, यहाँ पे डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर।
तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आपको एयर का पाइप देना पड़ेगा। बेसिकली एक एयर का पाइप होता है और कितना एयर का प्रेशर रखना है वो सब चीजें भी कैलकुलेटेड होती है। ठीक? आपको इसमें एरोबिक बैक्टीरिया मिलाने पड़ेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स ऐड करने पड़ेंगे। वैसे तो सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, बट एडिशनली भी डाला जाता है तो वो आएगा। यहाँ पे इस ब्रॉथ को घुमाने के लिए बड़े बड़े ब्लेड्स वाले एक पंखा लगा होता है, तो इसको आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टिर्ड टैंक रिएक्टर कल समझाया, वैसे यहाँ पे भी कुछ ये रिएक्टर के जैसे ही है। तो यहाँ पे भी क्या है, सर की वॉइस थोड़ी लो हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए बेटा। क्लियर आ रही है। ठीक है, अगर किसी को है तो एक बार रिज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सा एक फैन लगा होगा जिसको घुमाया, जैसे ये भी एक ब्रॉथ बन गया। कल आपको ब्रॉथ समझाया था ना भाई, फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है और रेस्पिरेशन एरोबिक में होता है, इतना ही तो डिफरेंस है। ऑक्सीजन दे दोगे तो एरोबिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो एनारोबिकली ऑक्सीडाइज होगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा, ऑक्सीडेशन तो वो नहीं है। तो पहले यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और एयर देके, ऑक्सीजन देके, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है पहले उसको डिकम्पोज किया जाए। तो इसको घुमाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो ये सब घुमाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपने मान लीजिए किसी भी चीज में कुछ मटेरियल बना दिया, लाइक आप केवल जूस ले लीजिए, अगर आपने उस जूस को भी मिक्सी में घुमा दिया तो क्या होगा? फेना बन जाएगा ना, झाग बन जाएगा। तो ऐसे ही जब इस ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया और ऑक्सीजन और पानी सबको मिला के घुमाया जाएगा, सो दैट ये ऑक्सीजन नीचे तक पहुंच जाए, ये बैक्टीरिया पूरे ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? झाग सा बन जाएगा, फ्लॉक्स बन जाते हैं। फ्लॉक्स क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियल मास कहलाता है, बैक्टीरिया हो या फंगी हो। तो बार बार बैक्टीरिया इसलिए बोला क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे यूजुअली डाले जाते हैं। तो बैक्टीरिया या फंगी जो भी है, दोनों भी हो सकते हैं, इनका एक मास बन जाएगा जो ऊपर तैरने लगेगा। जब ऊपर तैरने लगेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नीचे तक कम डिफ्यूज करके जाएगी। तो फ्लॉक्स ना बने इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। फ्लॉक्स क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। फ्लॉक्स का मतलब है, अभी मैं लिख दूंगा, फ्लॉक्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया और फंगी में हाइफी होते हैं, बैक्टीरिया और फंगल हाइफी जो एक मैश लाइक एक जाली के जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो वो ऊपर आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ बैक्टीरिया के और फंगी के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो तैर रहे होंगे। बैक्टीरिया फंगी की मिक्स कॉलोनी मान लीजिए, ये कहलाते हैं फ्लॉक्स, FLOCS। तो फ्लॉक्स बन जाते हैं ना। तो ये चीजें हो गई। टाइम के साथ साथ 2 दिन 3। यस, वॉइस ब्रेक हो गया। शिवानी। ओके, सो टाइम के साथ साथ क्या होगा? टाइम के साथ साथ ये होगा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता जाएगा बाय दीज बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी का मास बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया और फंगी की कॉलोनी बनेगी। लाइक आपने जैसे दही बनाने के लिए क्या किया, लैक्टोज शुगर मिल्क में थी, आपने थोड़े से बैक्टीरिया डाले, लेकिन टाइम के हिसाब से क्या हुआ? थोड़ी सी दही डाली थी लेकिन पता चला धीरे धीरे दही बनती जा रही है, दही ज्यादा बनती जा रही है, बैक्टीरिया का मास ज्यादा होता चला जाए। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ भी बैक्टीरिया का मास ज्यादा होता जाए। जब बैक्टीरिया का मास एक टाइम के बाद ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? इस पंखे को घुमाना बंद कर देंगे, यहाँ पे भी नीचे जो है बैक्टीरिया और फंगी का जो मास है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे इकट्ठा हो जाए। क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया, लाइव फंगी है, लाइव माइक्रोब है, इसीलिए इसको बोला जाता है, जैसे ये प्राइमरी स्लज था ऐसे इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्लज। लेकिन क्योंकि ये लाइव है, एरोबिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसको बोल दिया जाता है एक्टिवेटेड, क्योंकि एक्टिव, एक्टिवेटेड स्लज। और ये इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब प्रेजेंट है। तो हमने इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब प्रेजेंट है। दोबारा से समझिए, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट ऊपर से लिया था, प्राइमरी एफ्लुएंट लिया, प्राइमरी एफ्लुएंट में अब कुछ नहीं बचा, जो भी चीज डिसॉल्व स्टेट में है केवल वो बची है।
है ना। जैसे आपने थोड़ा सा चीनी ले लिया, थोड़ा सा आपने जो प्रोटीन ले लिया, थोड़ा सा आपने जूस ले लिया और सब पानी में मिक्स कर दिया। आप केले को पानी में मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा केले ले तो बनाना इज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर, आपने पानी में मिला दिया। अब उसे छानोगे कुछ नहीं छनेगा, उसे सेटल डाउन करना चाहोगे कुछ नहीं आएगा, वो तो डिजोल्व हो गया। अब जो चीज डिजोल्व हो चुकी है, जो सोल्यूशन की फॉर्म में आ गई, अब उस ऑर्गेनिक मैटर को कैसे अलग करो। उसको अलग करने का तरीका ये है कि जो डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है वो केवल सिर्फ माइक्रोब जो है वो हटा सकते हैं। माइक्रोब कैसे हटाएंगे? माइक्रोब बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर लेंगे, बस उससे माइक्रोब का मास बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? बाय बीओडी, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी आपको दोबारा भी याद दिलाऊंगा। तो जब ये प्रोसेस होगा, आपने बैक्टीरिया मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिया, तो बैक्टीरिया और फंगी के हाइफी कुछ ऊपर आ जाएंगे, जिन्हें फ्लॉक्स बोला जाता है। अगर ये पंखा घुमाना बंद कर दोगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये लाइव बैक्टीरिया माइक्रोब है, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड स्लज बोल देते हैं। हर दिन पे मान लीजिए अगर ये 7 डेज में काम हो रहा है, तो एवरी डे हम क्या करेंगे, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉथ या पानी लेंगे और उसमें बीओडी चेक कर लेंगे। आपने पढ़ा था कि बीओडी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, पॉल्यूटेड है। और अगर बीओडी कम होती जा रही है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, नॉन पॉल्यूटेड होता है। क्योंकि हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना था, तो इसकी बीओडी डे बाय डे कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि सीवेज का ट्रीटमेंट एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हो रहा है ना। ये तो सिर्फ समझाने के हिसाब से, बाकी बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपकी बुक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लेआउट एक इमेज बनी हुई है। कोई अगर नॉर्थ दिल्ली या इधर ही रहता है तो यहाँ पे वजीराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, नोएडा साइड में, दिल्ली के अंदर 50 के अप्रॉक्स छोटे बड़े मिला के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए, जहाँ पे घर से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें बड़े बड़े टैंक होते हैं जिन्हें अब ये टैंक पूरा एरोबिक मीडियम में हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप बोल दोगे कि ये टैंक क्या है, ये एरोबिक टैंक बन गया। अगर मान लीजिए हम इसमें सेटल डाउन करते तो सेटलिंग टैंक होता, लेकिन एरोबिक, जैसे ये प्राइमरी सेटलिंग है, ये एरोबिक सेटलिंग टैंक होता। सर यस। सर एक्टिवेटेड स्लज में और फ्लॉक्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इस फिगर के हिसाब से तो आपको दोनों एक ही में दिखाई दे रहे हैं। जब ये फैन घुमाया जाता है तो जो ऊपर फ्लोट करेगा, जो फ्लोटिंग होगा, वो बैक्टीरिया फंगी फ्लॉक्स कहलाते हैं। जब आप फैन को घुमाना बंद कर देंगे, लाइक मिक्सी को चलाना बंद कर दीजिए, तो मिक्सी में जो भी कुछ है, मिक्सी को आपने जैसे चलाना बंद किया तो ऊपर तो आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। फिर आप उस जूस को निकाल के आप बनाना शेक बनाइए, सिंपली मिल्क डाला, बनाना डाला, मिक्सी में घुमा दिया, जैसे बनाना शेक आपने बाहर निकाला वैसे ही आपको ऊपर बबल्स की फॉर्म में कुछ तैरता हुआ दिखाई दे। उसी बनाना शेक को आप जो है वो 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको नीचे जो है वो एक थिक एरिया दिखाई देगा, बाकी सिंपल यहाँ पे, और ये बबल्स अपने आप में खत्म हो चुके हैं। वैसे तो ये फ्लोट करेगा, क्योंकि आप जब उसे घुमा रहे थे तो सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स के हिसाब से ये हल्के थे, इसलिए ये फ्लोट कर गए। लेकिन जैसे ही आपने वो सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स हटाया, जैसे ही आपने उस मिक्सी में ब्लेड को घुमाना बंद किया, तो बाई मास ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो नीचे सेटल डाउन होगा दैट इज कॉल्ड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया है या फंगी है। और अगर ऊपर तैर रहे हैं तो वो फ्लॉक्स कहलाते हैं। एक्चुअली ये दो अलग अलग टैंक होंगे, एक में फैन के साथ घुमाया जाता है, फ्लॉक्स बनते हैं, फिर इस पानी को दूसरे में ले जाया जाएगा, सेम सेटलिंग टैंक, जहाँ पे ये एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है। मैंने आपको समझाना था तो इसकी एक ही चीज में देखा। फ्लॉक्स माइक्रोब नहीं है? हाँ, माइक्रोब्स ये भी है, माइक्रोब ये भी है, ये फ्लोट कर रहे हैं, ये सेटल डाउन हो गए, कितना डिफरेंस है। ओके सर। ये भी लाइव है, ये भी लाइव है, ये तैर रहे हैं और ये सेटल डाउन हो गए, बस इतना ही डिफरेंस है आपको। अब बीओडी जीरो तो नहीं आई, इसका मतलब अभी भी ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा प्रेजेंट है। फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है कि अब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो एरोबिक बैक्टीरिया नहीं डिग्रेड कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अब इसको एनारोबिक मीडियम में लेके जाएंगे, हो सकता है एनारोबिक बैक्टीरिया ये काम करे, है ना। तो अब यहाँ पे एक और टैंक बनाया गया जो एनारोबिक है।
ये पूरी तरीके से बंद है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं देगी, क्लोज चैम्बर है। हमने जो भी यहाँ से निकला प्राइमरी एफ्लुएंट, उसको हम कहाँ ले गए, इस टैंक में लेके गए। इस टैंक को हम क्या बोलेंगे, ये कहलाता है एनारोबिक, क्योंकि ये एनारोबिक मीडियम में होने वाला है। यहाँ जो भी आता है वो स्लज है, जैसे प्राइमरी स्लज, ये दोनों ही सेकेंडरी स्लज है, बट ये एरोबिक और ये एनारोबिक, ये एक्टिवेटेड ये नॉन एक्टिवेटेड, ऐसे मान लीजिए। और इसको आप बुक में लिखा है डाइजेस्टर, आप चाहे तो टैंक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक या एनारोबिक डाइजेस्टर भी सुनती हो, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। बस इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको एनारोबिक बैक्टीरिया मिलाना, इसमें क्या ऐड होगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म माइक्रो। अब जब एनारोबिक माइक्रो मान लीजिए आपने यहाँ तक भर दिया, इसको फुल कर दिया, तो ये एनारोबिक मीडियम में सारा काम हो। अगर आपको इस एक्टिवेटेड स्लज की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि इसमें आपने वो बैक्टीरिया फंगी लिया होता जिससे एंटीबायोटिक बन गई, तो ये आपके काम का भी हो सकता है। ये बेसिकली एक तरीके का फर्मेंटर ही तो है, बस हम फर्मेंटर वर्ड इसलिए नहीं बोल रहे, रिएक्टर बोलोगे इसे, क्योंकि यहाँ फर्मेंटेशन नहीं हो रहा, ये एरोबिक मीडियम में हो रहा है, जबकि फर्मेंटेशन या फर्मेंटर एनारोबिक में काम कर। लेकिन मान लीजिए आप ऑर्गेनिक एसिड बनाना चाहो, यहाँ से बना लो, यहाँ पे वो माइक्रोब मिला दो, लाइक एस्परजिलस नाइगर मिला दिया आपने, तो वो भी इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके, लेकिन एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा, वो आपको ग्लूकोनिक एसिड और साइट्रिक एसिड बना के दे देगा। आप चाहो तो उसको प्यूरिफाई करके सेल करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करना, तो भी इस बैक्टीरिया या फंगी के मास का क्या करोगे। बैक्टीरिया फंगी भी तो ऑर्गेनिक ही है ना, बैक्टीरिया फंगी भी तो लाइव ऑर्गेनिज्म है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे पहले क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नहीं यूज करना चाहते तो क्या करेंगे, आप इन बैक्टीरिया फंगी को मार दो, और मारने के बाद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डाइजेस्ट कर दो। मारोगे कैसे, ये एरोबिक बैक्टीरिया फंगी है, इनको बिना ऑक्सीजन के दे रख दो, अपने आप इनकी डेथ हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस एक्टिवेटेड स्लज को वापस एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस एक्टिवेटेड स्लज की जरूरत नहीं है, तो इनको किल करने के लिए आप इसको इसमें मिला दो, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इनकी डेथ हो जाएगी, और ये ऑर्गेनिक मैटर जो बनेगा इनकी डेथ से, वो ये एनारोबिक माइक्रोब यूज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो प्राइमरी स्लज था ऊपर, आपने जो सेडिमेंटेशन में इकट्ठा किया था, आपको लगता है कि इसमें भी कोई ऑर्गेनिक मैटर है, तो आप चाहो तो इस प्राइमरी स्लज को भी इस एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में मिला दो, ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ तो हर एक चीज डाइजेस्ट हो ही जाएगी, है ना, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया अगर कुछ चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे डाइजेस्ट कर ही देंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया जब किसी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से एक्चुअली बन जाएगा बायोगैस, क्योंकि अगर आपने मेथनोजन मान लीजिए इसमें मिलाया जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्चुअली हमें मिल जाएगा बायोगैस। तो आपको बायोगैस यहाँ से मिलेगी, आप चाहो तो इसको यूज करो या आप इसको एयर में रिलीज कर दो। जैसे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लोग काम करते हैं, उन्हें तो बायोगैस की जरूरत नहीं है, वो तो टैप को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा होता है, उसको ऑन कर दिया, बायोगैस रिलीज हो। अब यहाँ से जितना भी पानी बाहर आएगा वो पूरी तरीके से ट्रीट हो चुका है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से जो भी बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड, ये पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट। जैसे वो प्राइमरी एफ्लुएंट था, ऐसे ये सेकेंडरी एफ्लुएंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एफ्लुएंट। और इसको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आप किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हैं, दिस इज पास इनटू एनी नेचुरल वाटर। किसी भी वाटर बॉडी में, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, जिस जिस सिटी के पास जो होता है अल्टीमेटली वो रिलीज किया। अगर कुछ नहीं है तो इस पानी को, सेकेंडरी एफ्लुएंट को आप दोबारा अपने घर में यूज करते हैं। जो म्यूनिसिपल वाटर आता है
कई बार वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होने के बाद घूम फिर के वापस आपके घर में आए। लेकिन उसके लिए एक चीज और ऐड करनी पड़ती है, वो भी हम देखेंगे कि वो क्या है। सर फिलहाल अगर इसको रिवर में छोड़ना है तो कम से कम इतना ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। सर हम्म। सर इसमें इनोकुलम भी तो होता है कहीं, क्या यूज होता है? क्या, फिर से बोलो बेटा। सर इसमें इनोकुलम का तो कुछ यूज होता है? इनोकुलम तो यही हुआ ना, जो भी आप स्टार्टर है, जैसे ये बैक्टीरिया आपने या फंगी आपने डाले तो इसके लिए इनोकुलम हो गए, या एनारोबिक डाला। इनोकुलम का मतलब तो ये है कि वो थोड़ा सा मांस जो आपने ऐड किया, जैसे कल आपने दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही डाला था, सेम। ओके सर। इनोकुलम मीन्स इसका कोई माइक्रोब से काम कराना चाहते हो तो थोड़े से माइक्रोब तो आपको देने पड़ेंगे ना, डालने पड़ेंगे। क्लियर। सर क्लियर। यस सर अब क्लियर। नेक्स्ट पेज पे जो चीजें हैं, जो एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। इसमें हमने क्या क्या लिखा, आपने एक तो फ्लॉक्स समझा। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स क्या रहता है? मास ऑफ बैक्टीरिया Yes. एंड फंगल हाइफी। फंगी के जो थ्रेड है, फंगल हाइफी, माइसीलियम जैसे, फॉर्मिंग ए मैश लाइक स्ट्रक्चर, जाली के जैसा। कैसे चेक करते हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है? वो बीओडी कहलाता है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ मतलब लिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको वाटर पॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि अगर 1 लीटर वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को जितनी मिलीग्राम में ऑक्सीजन चाहिए, वो उस वाटर बॉडी की बीओडी कहलाती है ना। आपने लिखा था मिलीग्राम पर लीटर ना, है ना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर बाय माइक्रो। और उसकी 3 कंडीशन थी, डार्क में रखना है 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी डेफिनेशन आप वाटर पॉल्यूशन में आपने डिटेल में लिखी है, आप वहां पे देख सकते हो। तो बीओडी से आप ये चेक करोगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। एनारोबिक टैंक या डाइजेस्टर से जो बायोगैस निकली, अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस क्या होती है। बट वो बायोगैस आपको इट मे बी यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स। आप चाहें तो उसको एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज करिए, या सिंपली रिलीज भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बायोगैस का हम क्या करेंगे। आप चाहें तो बायोगैस को रिलीज कर सकते हैं। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो बनेगा उसको, जैसे मैंने कहा कि आप उसे वाटर बॉडी में डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं। तो बड़े बड़े शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जहाँ पे सीवेज बहुत ज्यादा रिलीज होता है, वहां पे, और स्पेशली जो इंडिया में 2 मेजर रिवर है, गंगा एंड यमुना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया हुआ है, एक अपना गवर्निंग बॉडी बना रखी है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जब एनसीईआरटी थी तब, जब एनसीईआरटी में टॉपिक आया था तब ये अथॉरिटी थी। आजकल तो ये अथॉरिटी, अब तो ये पूरी मिनिस्ट्री अलग ही हो गई ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने गंगा और यमुना के किनारे जो शहर आ रहे हैं, जो सिटी आ रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ रहे हैं जहाँ से सीवेज बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो वो गंगा और यमुना में सीवेज को डायरेक्टली रिलीज ना करें, इस चीज के लिए बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। ये प्लान बीओडी को रिपीट करना है मुझे, तो बीओडी मैंने आपको बताया कि मैं डेफिनेशन पूरी नहीं लिख रहा। बीओडी के लिए आपने लिखा था कि 1 लीटर वेस्ट वाटर है, आपके पास अगर नोट्स है तो राइट नाउ आप वाटर पोल्यूशन के नोट्स निकाल लीजिए, उसमें मैंने आपको बीओडी की डेफिनेशन लिखा। 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए मिलीग्राम में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, वो बीओडी का। 3 कंडीशन थी,
कि उस 1 लीटर पानी को आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है 5 दिन के लिए अंधेरे में। बस ये बीओडी है। डेफिनेशंस में आपने लिखा है। तो ये बीओडी की बात हुई। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार शॉर्ट में एनारोबिक टैंक रिपीट कर दो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अभी रिपीट करता हूँ। अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसमें क्या किए गए, इसमें ये कहा गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू बिल्ड अप in those cities which are near to Ganga and Yamuna, और ये आते हैं गंगा एक्शन प्लान में जो गंगा के किनारे हैं वो, और यमुना एक्शन प्लान में जो यमुना के किनारे। अब जैसे दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, मथुरा है। अब दिल्ली में क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने चाहिए, ऐसा नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी में जो यमुना एक्शन प्लान है उसमें कहा गया। आपको बिलीव नहीं होगा बट 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है यमुना एक्शन प्लान का केवल दिल्ली के लिए। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में कितने बने, ना के बराबर। 150 से ज्यादा की डिमांड है और वर्किंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अप्रोक्सीमेटली 50 है, मतलब 1/3 है। तो अब 2/3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने चाहिए। तो यमुना गंगा एक्शन प्लान का पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है, सरकार खर्च ही नहीं करती। ये हालात है। हालांकि सरकार का कहना ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जगह ही नहीं है दिल्ली में। अब दिल्ली में जगह नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा ना दिल्ली से या तो इंडस्ट्री हटा दो या दिल्ली से यमुना हटा दो, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर दोनों नहीं करना चाहते तो जैसे भी हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ सो दैट दिल्ली का सीवेज यमुना में डिस्चार्ज होने से पहले ट्रीट किया जा सके। क्या ये तो आपको याद तो करना ही है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर एमओई, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट। जहां तक एनारोबिक टैंक वाली बात थी, एरोबिक टैंक से जो भी वेस्ट मटेरियल था वो हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि एरोबिक मीडियम में भी कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो उस थोड़े बहुत डिकम्पोज करने के लिए एक ऑप्शन देखा गया कि एरोबिक में चलो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो एनारोबिक में कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई हम उसको एनारोबिक टैंक में लेके आए। यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज ऑप्शनल है, अगर आप लाना चाहें तो इसको भी किल करके यहाँ डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइमरी स्लज के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर था जो यहाँ छूट गया तो आप चाहें तो इसे भी यहाँ मिला दीजिए, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, सब चीज डिकम्पोज हो जाएगी। और डिकम्पोज होने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंडरी एफ्लुएंट मिलेगा जो डायरेक्टली आप वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते। ठीक है एनारोबिक। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि भाई हम वाटर बॉडी में रिलीज नहीं कर रहे, हम इसको ट्रीट करके दोबारा से आपके घरों तक पहुंचा दे रहे हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला सेकेंडरी एफ्लुएंट है वो वापस आपके घर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है ना, जो सरकारी पानी आता है, तो वो पानी ऑलरेडी ट्रीट करने के बाद, सारा नहीं आता, थोड़ा सा तो बाहर से लाना पड़ेगा, बिकॉज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से इतना पानी थोड़ा ना निकलेगा कि सारे दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं सबके घरों तक पानी पहुंचा दिया। दिल्ली में पानी हथनीकुंड बैराज जो है वहां से भी आता है, इधर मुरादनगर से जो गंगा का पानी आता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो भी आता है, तो ये भी आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आ सकता है। फिर से बोलो बेटा शिवानी। तो वो कैसे आएगा, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही, तो वो कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि उसके लिए एक एडिशनल टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हालांकि टर्शियरी ट्रीटमेंट आपके बुक में नहीं दिया हुआ बट फिर भी आप समझ सकते हैं। थर्ड वन इज टर्शियरी ट्रीटमेंट, जो फिजियोकेमिकल है, इसमें बायोलॉजी कुछ नहीं है, मतलब माइक्रोब इसमें यूज नहीं होने वाले,
अगर आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी को यूज करना है, सेकेंडरी एफ्लुएंट को अगर आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक टर्शरी ट्रीटमेंट करो। उसमें क्या करना है, जो सेकेंडरी एफ्लुएंट बना फ्रॉम द एनारोबिक टैंक, इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, इट इज ट्रीटेड विथ, पानी को साफ कैसे करते हैं, आप क्लोरीन गैस मिला सकते हैं, है ना, क्लोरीन गैस डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से ट्रीट कर सकते हैं, ओजोन से ट्रीटमेंट किया जाता है, ओजोन गैस का यूज कर सकते हैं, परक्लोरेट साल्ट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो परक्लोरेट सॉल्ट को मिक्स करके आप इसे यूज कर सकते हैं, एक जिंकॉर्नियम सॉल्ट आता है, जिंक का है, उससे यूज कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे कॉमन है, अपने घर में तो आप आरओ लगाते ही, एक्सेट्रा। अलग अलग मेथड है कि पानी को साफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। इन सबसे ट्रीटमेंट करने के बाद आप इसको, इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो डोमेस्टिक पर्पस में अगर आपको यूज करना है तो टर्शरी ट्रीटमेंट करना होता है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, अगर कोई शहर ऑलरेडी रिवर के पास है तो उसे जरूरत नहीं है, पानी पीने के लिए अवेलेबल है, किसी जगह पे पानी बहुत कम है, नहीं मिल रहा, पानी की क्राइसिस है, ऐसे केस में जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है उसको ट्रीट करके ही आपके घरों तक वापस पहुंचा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक हुआ माइक्रोवेव सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस कैसे बनी? बायोगैस बेसिकली एनारोबिक डाइजेस्टर के जैसा ही होता है, बट फिर भी क्योंकि बुक में अलग से दिया है तो एक बार देख लेते हैं कि बायोगैस का प्रोडक्शन माइक्रो कैसे यूज है। बायोगैस बनाने के लिए हमने मोरेरा के टाइम पे कभी डिस्कस किया था मैथेनोजेंस, कि हम मैथेनोजेंस को यूज करेंगे बिकॉज वो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो मीथेन गैस बनाएंगे। मीथेन इज द मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस, है ना, बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, और बायोगैस इनफ्लेमेबल है तो उसे आप कुकिंग पर्पस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोर्थ, माइक्रोवेव बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस क्या है, अभी मैंने आपको बताया, बायोगैस इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, लगभग 60% होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 40%। बाकी जो गैसेज हैं लाइक उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, वो इन ट्रेसेस बहुत कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, बट मेन क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जलने में यूज कर सकते हो ना, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। क्योंकि ये इनफ्लेमेबल, जो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा वो मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया में पड़े थे। मैथेनोजेंस कैसे होते हैं, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, कंपलसरी, स्ट्रिक्टली, इनको जरा सी ऑक्सीजन दे दोगे तो फिर इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब।
अब बायो इन ऑब्लिगेट एनारोब के लिए जो सोर्स होगा किस चीज से बायोगैस बनेगी, जिसको आप बायो वेस्ट बोलते हो, वो आपकी मर्जी है। बायो वेस्ट कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सेल्यूलोजिक मटेरियल जिसमें प्लांट बेस्ड सेल्यूलोज होता है ना, जैसे किसी भी क्रॉप के नीचे का जो हिस्सा है, लेफ्ट ओवर क्रॉप रेजिड्यू, जैसे भूसा बच गया, स्ट्रॉ, आपने गेहूं निकाल लिया और नीचे का हिस्सा बचा, उसे छोटा छोटा काट के बायोगैस प्लांट में डालो। आइकॉर्निया वाटर हैसेंथ, आपने पढ़ा था कि वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको छोटा छोटा चॉप करके बायोगैस प्लांट में डालो, डिकम्पोज हो जाए। आपके घर का कूड़ा कचरा है वो भी, कैटल डंग है तो वो भी, कुछ भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट भी ले सकते हैं, कैटल डंग ले सकते हैं। कैटल डंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैथनोजन एटसेट्रा। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जो भी कुछ बायोडिग्रेडेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। अब एक बायोगैस प्लांट होता कैसा है, आपकी बुक में बना हुआ है डायग्राम से, छोटा सा बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज लाइक दिस। एक छोटा सा टैंक है, कंक्रीट का टैंक होगा, सीमेंटेड। सीमेंटेड बनाने का रीजन इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन कहीं से नहीं आनी चाहिए। अगर मिट्टी का टैंक होता तो क्या होता, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके चली जाएगी, और वो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स है। तो ये एक पूरा सीमेंटेड टैंक है, इट्स ए कॉन्क्रीट टैंक। 10 से 15 फीट गहरा। एक टैंक ले लिया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बायो वेस्ट मिलाना है। ये सारा बायो वेस्ट पानी के साथ छोटा छोटा चॉप कर दिया जाएगा सो दैट सरफेस एरिया बढ़ जाए, और फिर हम इसको जो है वो इसके अंदर मिला देंगे। यहाँ पे एक टैंक है छोटा सा, इसमें आपको बायो वेस्ट रखना है। तो ये सब बायो वेस्ट जो आपने इसमें डाला along with वाटर। जब वाटर के साथ आप इसे मिक्स कर दोगे तो ये स्लरी पेस्ट के जैसा बन जाएगा, गाढ़ा सा। तो ये स्लरी बन गया, ये स्लरी यहाँ आ जाएगी नीचे टैंक में। ये टैंक बंद है ना, जैसे मैंने कहा कि एनारोबिक मीडियम में काम करना है तो ये बंद है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसा कवर लगा होता है जो टाइम के हिसाब से फ्लोट कर सकता है। जैसे जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे इट कैन बी लिफ्टेड अप, इसको ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर गॉज लगा है जिससे आप चाहें तो बायोगैस कितनी बनी है वो देख सकते हैं। यहाँ से बायोगैस आपको मिलती है। जब गैस बनेगी ना तो ये चीज ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे एक प्रेशर गॉज लगा होगा, उस प्रेशर से पता चल जाता है लोगों को कि बायोगैस बन गई है, अब इसको यूज कर लो। अगर यूज नहीं करनी तो भी आप इसको एयर में रिलीज कर दो, इसको स्टोर नहीं कर सकते बायोगैस को, या तो तुरंत यूज करो नहीं तो रिलीज कर दो, क्योंकि नीचे तो गैस बनती चली जाएगी। इसे बोलते हैं इसीलिए गैस होल्डर, क्योंकि यहाँ पे गैस इकट्ठा होती है, जो बायोगैस है वो। तो ये फ्लोटिंग कवर होता है, ये ऊपर उठ सकता है, जैसे जैसे नीचे गैस बनेगी वैसे वैसे उठता है। यहाँ वो सारी स्लरी है जो आपने ये वाली जो है वो डाली हुई है, बस बायो बेस्ड स्लरी। इस तरीके का ले आओ। ऐसा भी नहीं होता कि ये जो कैटल डंग या जो बायो वेस्ट है, जो वाटर है, ये सब हमेशा यूज होते ही रहेगा। एक टाइम के बाद जो है वो नीचे कुछ ना कुछ डिपोजिशन बनी जाएगी। इसको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको हटाना होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेंट स्लरी, बची हुई, खर्च होने के बाद जो बच गया वो स्पेंट स्लरी कहलाता है। इसको आप अपने खेत में मिला सकते हो, इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। है तो ऑर्गेनिक मैटर ही, किसी भी मिट्टी में मिला दीजिए। लोग इसी में वर्मी कंपोस्ट कर लेते हैं, केचुए की खाद बना देते हैं, इसमें अर्थवॉर्म मिला देंगे और अलग से वर्मी कंपोस्ट बन जाए। तो बस ये एक बायोगैस
प्लांट का लेआउट है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बायोगैस कैसे के बुक में नीचे दिए हुए हैं IRI और KVIC की बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, जो बायोगैस प्लांट है, ये इंडिया में कैसे बना रूरल एरियाज में। हमें मुझे याद है जब मैं 10th में था 94 95 में, तो हमारे यहाँ मौसी जी के यहाँ बायोगैस का प्लांट लगा था उस टाइम। तो रूरल एरियाज के अंदर क्योंकि कैटल डंग बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ 5-6 कैटल्स हैं, तो इट मीन्स कि बहुत सारा कैटल डंग इकट्ठा होगा, खेत से भी आएगा, किचन से भी आएगा, तो वो सारा बायोगैस यहाँ डाल दिया जाता है। और उस टाइम पे आज से 25-30 साल पहले की बात है, बस एक पाइप यहाँ से कनेक्ट करके वो गैस की बर्नर जो होता है वहां तक ले जाते हैं। बस आप उसको जलाने में यूज कर लीजिए, बायोगैस को खाना बनाइए। और आपको पता नहीं चलेगा गैस कब खत्म हो जाएगी, बिकॉज इसमें कोई वो नहीं है। गैस का सिलेंडर LPG का होता है, पता होता है कि 1 महीना हो गया गैस खत्म हो सकती है। इसमें नहीं पता कि कितनी गैस, वो जलते जलते धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी और बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो दूसरे सोर्स पर ले आइए, ये तो फ्री मिल रही है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बायोगैस को रूरल एरियाज के अंदर स्पेशली जो है वो यूज किया। और यहाँ पे 2 नाम है वो आप याद रखिएगा, एक IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इनके एफर्ट्स से इंडिया में रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं ना। सब्सिडी मिलती है, 80% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, 20% केवल जो गांव में लगा रहा है उसको पैसा खर्च करना होता है। अगर 20,000 रुपये हुआ तो उसमें सिर्फ आपको जो है 4,000 रुपये खर्च करने हैं, बाकी ये 16,000 सरकार देती है। बायोगैस प्लांट आप लगाइए, क्लीन एनर्जी है ना, नहीं तो क्या होगा, चूल्हा जलेगा गाँव में तो यही होगा। अब तो खैर LPG हर जगह पहुंच गई, पर आज से 25-30 साल पहले तो चीज थी। एक सिंपल लेआउट है बायोगैस प्रोडक्शन का, याद रखिए। इसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन वही है, बायोगैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, मीथेन। और बायोगैस में जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो है मेथिनोजन, जो ऑब्लिगेट एनारोब है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। और ये नाम याद रखिएगा, KVIC, ये पूछा गया एक बार, IRI KVIC, इनकी फुल फॉर्म याद रखिए। हेलो सर। यस डॉक्टर सर इसमें हेलो हाँ बेटा बोलो। सर इसमें एनसीईआरटी में एक साइड सर बायोगैस कंपोजिशन में H2S लिखा हुआ है, सेकंड साइड सर H2 लिखा हुआ है, सेकंड साइड हाइड्रोजन। पे H2S होगा। वो H2S सर वो तो होती है लार्ज ट्रेस। अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। हाँ, मीथेन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ट्रेसेस में, मतलब परसेंट पे नहीं लिख रहे, 1% की नहीं होती, उससे भी कम होती है। सर उधर जब सर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपने पढ़ाया सर, ट्रीटमेंट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, उस साइड से सर H2S लिखा हुआ है बायोगैस कंपोजिशन में। During the H2S, digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide. तीन ही गैस है, सर तीनों गैस का कंपोजिशन ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यस सर, सर माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में सर सेकंड पेज पे वहाँ पे लिखा हुआ है सर, anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. H2 नहीं, H2S होगा। सर H2S है वो। हाँ, 3 गैस होती है, मीथेन, CO2, H2S, और कंपोजिशन ये। आप बायोगैस तो बायोगैस ही है, चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे आप एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक वाली ले लीजिए, उसमें कोई डिफर नहीं करता। यस यस। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसलिए वहां पे कम बनेगी, और यूजुअली STP में रिलीज कर दी जाती है, एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं, कोई उसको यूज नहीं करता। यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर क्योंकि गैस ज्यादा बन रही है, क्योंकि मटेरियल ज्यादा है बायो वेस्ट का। यहाँ पे हमने ऐसा था ना कि पहले एरोबिकली डिकम्पोज किया फिर एनारोबिकली कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सारा का सारा एनारोबिकली ही कर रहे हैं, तो यहाँ गैस ज्यादा बनेगी। अब इस गैस को आप चाहें तो रूरल एरियाज में लाइटनिंग के लिए भी यूज हो सकती है। आजकल तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर्स आ गए हैं, बायोगैस के प्लांट में एक छोटा सा जनसेट टाइप का कन्वर्टर आता है, उससे बिजली भी बना सकते हो। आप चाहे तो कुकिंग में यूज करिए, चाहे तो लाइटनिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं।
क्लियर? नेक्स्ट इज माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर होता विच इज स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो वहां पे प्लांट ब्रीडिंग हम पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग में ये है कि हमने प्लांट्स को इम्प्रूव किया अलग अलग एंगल से, किसी में ईल्ड ज्यादा है तो किसी में क्वालिटी अच्छी है, किसी में डिजीज का रेजिस्टेंस है तो किसी में इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस। नॉर्मली क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अगर इंसेक्ट या पेस्ट क्रॉप को डैमेज करते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लेते हैं। हालांकि आपने एनवायरमेंटल इश्यूज में देखा कि जो एग्रोकेमिकल्स के फैक्ट में पढ़ाया था कि जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, ये जो भी होते हैं ये सब परसिस्टेंट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो अगर इंसेक्टिसाइड का मान लीजिए यूज नहीं हो रहा तो फिर क्या करेगा फार्मर? फिर एक ऑप्शन तो ये है कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी लगा दो। जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो वैरायटी लगाइए जिसमें इंसेक्ट या पेस्ट का इन्फेक्शन होता ही नहीं। तो वो एक ऑप्शन हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, कौन से एग्जाम्पल है जिनमें इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज है। लेकिन सब जगह नहीं है। अब सब जगह नहीं है तो क्या करोगे? अगर आप पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हो? तो फिर उसमें माइक्रोब को भी ढूंढा गया। माइक्रोब को एज ए बायो पेस्टिसाइड हम यूज कर सकते हैं, रादर देन केमिकल पेस्टिसाइड। हम यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड यूज करेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड्स को यूज करेंगे जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के इंसेक्ट्स और पेस्ट को किल करने वाले सब्सटेंसेज है, चाहे वो माइक्रोब से मिले चाहे वो प्लांट से मिले। टॉपिक पे तो माइक्रोब वाले ही पढ़ेंगे, तो उनको यूज करेंगे। तो माइक्रोब को ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट कि वो इंसेक्ट और पेस्ट, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक प्लांट है जिसपे कोई इंसेक्ट डैमेज कॉज कर रहा है। जैसे आपने भिंडी में कीड़े देखे होंगे, बहुत कॉमन। अब ओकरा या भिंडी, लेडी फिंगर, इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि आप जब क्रॉप लगी है तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो जो हार्मफुल है, पॉल्यूशन कॉज करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप भिंडी की वो वैरायटी लगाइए खेत में जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हो। ऑब्वियस सी बात है महंगी मिलेगी, किसान नहीं अफोर्ड कर पा रहा। तीसरा ऑप्शन क्या है? वो भिंडी तो लगाएगा लेकिन वो उसमें ऐसे माइक्रोब को इंट्रोड्यूस करेगा जो भिंडी में जो कीड़े लगे हुए हैं, जो भिंडी में इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज है उस पर डिजीज कॉज कर दे। तो अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया इंसेक्ट के लार्वा पर डिजीज कॉज करके इंसेक्ट का लार्वा मार देगा तो भिंडी का प्लांट अपने आप सेफ हो जाएगा। तो इसका मतलब माइक्रोब को हमने बायो कंट्रोल में यूज कर लिया, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट में यूज कर। तो इस तरीके से जो अप्रोच आएगी वो आपको इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। कुछ एग्जांपल्स दिए कि माइक्रोब को ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट के लिए कैसे यूज करेंगे वो है। आप सिंपल वे में कहा जाए तो दिस इंक्लूड्स यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग plant diseases and insect pest साइकिल। इंसेक्ट और पेस्ट की जो साइकिल है वो है ना, वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस या इंसेक्ट पेस्ट है। अब सिंपल चीजें हैं, जैसे केमिकल्स में अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करें तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो हार्मफुल है। जो केमिकल्स हैं लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जिन्हें आपने एग्रोकेमिकल्स में पढ़ा, तो आपने लिखा है कि दे आर टॉक्सिक, परसिस्टेंट, नॉन डिग्रेडेबल। इनको तो कोई डिग्रेड नहीं करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट ये डिग्रेड नहीं होते, एक्सट्रीमली हार्मफुल। जब इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या करेंगे आप?
फिर आप ये है कि ये वाला जो टेक्निक है कि आप इसको यूज कैसे करोगे। देर इज द एरिया ऑफ न्यू अप्रोच। एक नई अप्रोच क्या है? नई अप्रोच ये है कि हम इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट यूजिंग नेचुरल मेथड्स। और ये नेचुरल मेथड किस चीज पे बेस्ड है? या तो प्रिडेशन पे, आप जिस बैक्टीरिया या फंगी को इंट्रोड्यूस करोगे वो उस एनिमल को, उस इंसेक्ट या पेस्ट को चेज, किल एंड कंज्यूम, मतलब उसको किल करके उसे कंज्यूम कर लेगा, तो प्रिडेशन होगा। या पैरासिटिज्म होगा, उस पर डिजीज कॉज करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो प्रिडेशन या पैरासिटिज्म पे बेस्ड जो चीजें हैं वो यहाँ पे आती है। तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल बन गया। क्या बन गया? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो जो पहला एग्जांपल दिया है वो लेडी बग का दिया है। लेडी बग बीटल्स होती, बहुत पॉपुलर है, जिनके रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती है ना, लेडी बग बीटल। इसको आप प्रेइंग मैंटिस भी कहते हैं, इंसेक्ट है। और दूसरा क्या है? ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज वो एक पतला सा हेलीकॉप्टर, अगर आप समझते हैं, एक इंसेक्ट होता है, पतला सा इंसेक्ट होगा, उसके नियरली ट्रांसपेरेंट से विंग्स होंगे। हम लोग गांव में उसको पकड़ के उस पर दो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ के पीछे धागा बांध देते थे, तो दोनों एक साथ उड़ती थी। तो ड्रैगन फ्लाइज बहुत कॉमन है, आप किसी भी रूरल एरियाज में जाके उनको देख सकते हो। लेडी बग बीटल्स भी रेनी सीजन में बहुत कॉमन है, उनकी बॉडी के ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती है। तो ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। They can be used to control aphids. Aphids are the insect and pests जो फ्रूट क्रॉप्स और जो मस्टर्ड या कॉलीफ्लावर, इस टाइप की जो क्रॉप्स है, रेडिश, इन सब में डिजीज कॉज करती है। तो टू कंट्रोल एफिड्स कहाँ से? फ्रॉम ब्रेसिका यानी मस्टर्ड क्रॉप एंड अदर फ्रूट्स। एफिड्स बेसिकली इंसेक्ट है। सरसों की खेती अगर है, आपने देखा होगा, तो उसमें एफिड्स का इन्फेक्शन होता है। तो एफिड इंसेक्ट है। अब एक इंसेक्ट को किल करने के लिए हमने क्या किया, इस एग्रीकल्चरल लैंड में जहाँ पे मस्टर्ड को लगाया गया है, वहां पे एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, हमने इन इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये इंसेक्ट क्या है? ये एफिड्स के प्रिडेटर हैं। इन इंसेक्ट से कोई डिजीज नहीं होती, तो लेडी बग और ड्रैगन फ्लाई क्या करेंगी, ये आके एफिड्स पे फीड कर लेंगी, तो आपकी जो क्रॉप ब्रेसिका या जो भी फ्रूट क्रॉप्स है वो सेफ हो जाए। तो आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ा, बस आपको उस इन्फेस्टेड फील्ड में जहाँ पे एफिड्स का इन्फेक्शन है वहां पे ये इंसेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये प्रिडेशन पे बेस्ड हो गया, ये प्रिडेटर हो गया, तो ये इसका प्रे हो गया, क्रॉप हमारी सेफ। इस तरीके से हम बायो कंट्रोल एजेंट पे वर्क करते हैं। अनदर एग्जांपल, एक फंगी है, कल भी हमने नाम लिखा था, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है जहाँ पे रूट्स होती हैं। तो जो जिस एरिया में सॉइल में रूट्स होती है वो कहलाता है राइजोस्फीयर, क्योंकि रूट्स वाला एरिया का क्या कहलाएगा? राइजोस्फीयर कहलाएगा। तो ये वहां प्रेजेंट है। इट्स ए फ्री लिविंग फंगस इन राइजोस्फीयर। अब ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए हम ट्राइकोडर्मा को किसी सॉइल में, जिस सॉइल में हम खेती कर रहे हैं, जिसमें फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, तो जितने भी पैथोजन रूट बॉर्न होंगे, जो रूट से एंटर करेंगे, वो ये रोक लेगा। तो इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस।
अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजन, जो रूट के थ्रू डिजीज कॉज करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में ट्राइकोडर्मा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने। जैसे निमेटोड्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू एंटर करते हैं, कुछ फंगी हैं जो रूट्स के थ्रू एंटर करके प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। तो अगर ट्राइकोडर्मा उस मिट्टी में ग्रो कर रहा होगा तो वो रूट बॉर्न पैथोजन को एंटर नहीं करने। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो, थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सर एक बार लास्ट पेज शो करिएगा। ओके, हो गया सर। बस निकाला तुमने मसाले में। थर्ड एग्जाम्पल एक वायरस का दे रखा है बुक में, बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस क्या है? ये वो वायरस हैं जो इंसेक्ट और बाकी आर्थ्रोपोड्स पे डिजीज कॉज करते हैं। इनका काम क्या है? दे आर द पैथोजेंस causing disease in insects and other arthropods। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स पे और इंसेक्ट्स पे डिजीज कॉज करते हैं। एक्सक्यूज मी अब सर। वायरस जब आपको मैंने पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यस रैनी? सर ट्राइकोडर्मा वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। ट्राइकोडर्मा बेटा एक फंगस है, फ्री लिविंग फंगस होता है, मतलब किसी के साथ नहीं रहता, वो अलग से मिट्टी में रहता है। बस ट्राइकोडर्मा का काम क्या है कि ट्राइकोडर्मा की बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो रूट बॉर्न पैथोजन, जो रूट से एंटर करते हैं पैथोजन, उनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने सॉइल में ट्राइकोडर्मा की कॉलोनी मिला दी, ट्राइकोडर्मा के हाइफी आते हैं मार्केट में, जैसे बैक्टीरिया के कल्चर्स आते हैं मार्केट में, तो उनको अगर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो ट्राइकोडर्मा अगर हमने मिट्टी में मिला दिया तो इसका मतलब है उन प्लांट्स में रूट के थ्रू जो डिजीज होने वाली होगी वो नहीं होगी। तो हमारा काम हो गया। अगर हमें उसी डिजीज को कंट्रोल करना होता जो रूट के थ्रू हो रही है, तो ट्राइकोडर्मा के मिलाने से हमारी क्रॉप सेफ हो गई। और ट्राइकोडर्मा तो डिजीज खुद नहीं कॉज करता ना, ये तो फ्री लिविंग फंगस है ना, ये तो ना पैरासाइट है कि ये डिजीज कॉज करता है। जैसे वायरस के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहां भी चीज है। या जैसे यहाँ पे है कि भाई ब्रासिका की क्रॉप को तो एफिड्स नुकसान पहुंचाता है ना, ये तो ना नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये इसको किल कर देंगे तो क्रॉप हमारी सेफ हो जाएगी, इससे हमें कोई नुकसान है नहीं। ऐसे ट्राइकोडर्मा से क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से वायरस का केस है, वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हमने मोनेरा में जब ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी के बाद वायरस पढ़ा तो उस टाइम पे दिया था कि जितने भी वायरस होते हैं, अगर एक कॉमन वायरस भी आप लोगे, कोई भी वायरस लोगे, तो वायरस की खास बात ये होती है कि वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है एक लिमिटेड रेंज का जो पैथोजन होगा केवल उसी पे डिजीज कॉज करेंगे और किसी पे नहीं। और अगर ये इंसेक्ट पे डिजीज कॉज कर रहे हैं तो इंसेक्ट को किल कर देंगे, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन हो जाएगा। हम मान लीजिए एक वायरस जानबूझ के फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, बस वो वायरस उस इंसेक्ट पे डिजीज कॉज करेगा जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। तो वायरस उस इंसेक्ट को मार देगा, हमारी क्रॉप सेफ हो जाएगी। उस वायरस से हमें या एनिमल को या ह्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये तो केवल इस इंसेक्ट्स में डिजीज कॉज करेगा और किसी में नहीं। तो इस तरीके से ये अप्रोच को यूज किया गया। तो अब इसमें से एक एग्जांपल दिया है बैक्यूलो वायरस के अंदर एनपीवी। बैक्यूलो वायरस एक पूरी क्लास ऑफ वायरस है, इसमें ये वायरस कौन सा है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल, ये वायरस का नाम है, वायरस एनपीवी वायरस। इसको अगर हम यूज करें, इफ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, अगर ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पे यूज करें तो ये क्या करेगा? इट कैन एलिमिनेट
बॉल वॉर्म कॉटन में डिजीज कॉज करते हैं, कॉजिंग डैमेज टू कॉटन। अब कॉटन पे आपने पढ़ा था कि बॉल वॉर्म सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं ना, कॉटन को जिससे नुकसान पहुंचाते हैं वो बॉल वॉर्म क्या है, एक लार्वल स्टेज है इंसेक्ट। तो अब हमें बॉल वॉर्म वहां से हटाने हैं। कैसे हटाएंगे? हम क्या करेंगे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस के जो स्ट्रेन होते हैं उनको पानी में घोल के पूरी कॉटन की जो क्रॉप लगी होती है उस पर स्प्रे कर देते हैं। अब कॉटन पे तो एनपीवी कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, वो बॉल वॉर्म पे करेगा। तो जैसे ही मान लीजिए एनपीवी स्प्रे हमने किया, लीफ पे पहुंच गया, वायरस अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो इनएक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बॉल वॉर्म उस लीफ को फीड करेगा, ये एनपीवी बॉल वॉर्म की बॉडी में गया। अब क्योंकि वायरस होस्ट की बॉडी में चला गया तो लिविंग हो गया, लिविंग है तो वो होस्ट में जाके डिजीज कॉज करेगा, बॉल वॉर्म की डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली कॉटन की क्रॉप सेफ हो गई। यही हम चाहते थे कि हमारी कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज ना। तो ये बैक्यूलोवायरस को यूज करते हैं। बैक्यूलोवायरस इज अ क्लास, इसमें जो वायरस का नाम है वो एमपीवी वायरस है। इससे इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं और वो बॉल वॉर्म को एलिमिनेट करने में रोल प्ले। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपने बैसिलस थुरिजिएंसिस का कभी पढ़ा हो, बीटी वाला है जो बायोटेक में भी आप पढ़ते हैं। एक इंसेक्टिसाइड है थुरियोसाइड, ये कहां से मिलेगा? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थुरिजिएंसिस जेंसिस। बीटी में जो बीटी है वो बैसिलस थुरिजिएंसिस, इसके म्यूटेंट स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हमने बनाए म्यूटेशन। तो वहां से हमें एक कंपाउंड मिला जिसको नाम दिया गया थुरियोस। अब इसको भी क्या करते हैं, दिस इज अगेन यूज्ड टू एलिमिनेट कैटरपिलर लार्वल स्टेज। करना क्या है इसमें, आपको करना ये है कि हम क्या करेंगे, इस बीटी के ड्राइड स्पोर्स लेंगे, इनको पानी में मिक्स किया, वाटर में मिक्स करने के बाद क्रॉप पे स्प्रे कर दिया। अब जैसे ही लार्वा, ये जो कैटरपिलर है, वो इस लीफ को कंज्यूम करेगा, ये जो ड्राइड स्पोर्स हैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, वो ये कंपाउंड बना के कैटरपिलर में रिलीज कर देंगे। कैटरपिलर की गट में जैसे ही रिलीज होंगे, कैटरपिलर मर जाएगा, कॉटन की क्रॉप सेफ हो जाएगी। When eaten by larvae, यानी caterpillar, toxin is released in their gut. As a result, larvae get killed. थोरिसाइड एक केमिकल कंपाउंड है जो हमें बैसिलस थुरिजिएंसिस के म्यूटेंट स्ट्रेन से मिला, हमें बैक्टीरिया के स्ट्रेन से मिला। ठीक, अब हम थुरिसाइड को स्प्रे नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इजी है हमारे लिए। थुरिसाइड को स्प्रे करोगे तो क्या होगा, और कॉस्टली हो जाएगा थुरिसाइड, बिकॉज बैक्टीरिया की बॉडी से निकाल के कैप्सूल बना के मार्केट में आएगा तो वो भी तो महंगा हो गया ना। तो हम करते क्या है, सिंपली हम बैसिलस थुरिजिएंसिस जो बैक्टीरिया है ना, उसी के स्पोर्स को ले आते हैं, उसके स्पोर्स कैप्सूल्स की फॉर्म में आते हैं। हमने कैप्सूल खोल के उसको पानी में घोला, तो हमने बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर्स को पानी में घोल दिया और हमने जो भी क्रॉप है हमारी उस पर स्प्रे कर दिया। अब लीफ पे मान लीजिए पहुंच गया बैक्टीरिया प्लांट में तो कोई डिजीज कॉज नहीं करता। जैसे ही लार्वा ने, कैटरपिलर ने उस लीफ को कंज्यूम किया, वो बैक्टीरिया का जो स्पोर है वो लार्वा के गट में पहुंच गया। लार्वा के गट में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वो थुरिसाइड्स को रिलीज करता है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है थुरिसाइड, वो उसको रिलीज करेगा। गट में अगर टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा तो लार्वा की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब जो क्रॉप है हमारी वो सेफ होगी। इसी चीज को फिर आगे हम बायोटेक में यूज करते हैं। बायोटेक में क्या करते हैं,
कि थोरिसाइड बनाने वाला जो जीन है हम उसी को काट के प्लांट में लगा देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, और फिर वो बीटी कॉटन बन गया। एक तरीका तो ये था कि स्पोर्स को निकाल के स्प्रे कर दो और लार्वा मर जाए। एक तरीका ये है कि वो जीन निकाल के आप कॉटन के प्लांट में ही डाल दो, तो आपको स्प्रे करने का झंझट नहीं है। कॉटन के प्लांट में बीटी का जीन है, इसको बनाने वाला जीन है। जैसे ही इस बीटी कॉटन की लीफ को कोई कैटरपिलर कंज्यूम करेगा, वो टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा और कैटरपिलर को किल कर देगा, क्रॉप आपकी सेफ हो जाएगी। तो आप इसको इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी ये कर सकते हैं, और चाहे तो इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि इसको लाइए, पानी में घोलिए, स्प्रे कर दीजिए, काम कर। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। एक नाम आपकी बुक में दिया, वही सब एग्जाम्पल आपकी बुक के हैं जो आपको याद रखने हैं माइक्रोबैसल बायो कंट्रोल एजेंट में। एक नेम आपकी बुक में दिया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, में पूछा गया आईपीएम क्या होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। अब इस आईपीएम में बेसिकली आप पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि वो सारे तरीके आते हैं, है ना। बेसिकली इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ मिला दो, इंटीग्रेट कर दो, जो पेस्ट को मैनेज करने के लिए आए, है ना। चाहे स्प्रे करो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग से करो, चाहे आप वायरस को यूज करो, चाहे आप प्रेडेशन को यूज करो, चाहे आप पैरासिटिज्म को यूज करो। कभी क्रॉप जल्दी लगाई जाती है, कभी क्रॉप बाद में लगाई जाती है। कोई भी तरीका जिससे आप क्रॉप में इंसेक्ट और पेस्ट के इन्फेक्शन को रोक सको, जिससे आप क्रॉप को बचा सको फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, वो तरीका आईपीएम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आईपीएम क्या बन गया? आईपीएम का मतलब है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिस। टैक्टिस मीन्स तौर तरीके। दिस किस चीज के लिए? फॉर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑन वन और मोर क्रॉप्स, एक पे या एक से ज्यादा, किसी भी एक क्रॉप पे या एक से ज्यादा क्रॉप पे इंसेक्ट और पेस्ट के कंट्रोल करने के लिए जितने भी तौर तरीके हैं उनको मिला जुला के आप क्या बोलोगे? आईपीएम बोलोगे। भले आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दो, जैसे मैंने सीजन का बताया कि आप टाइम से पहले क्रॉप लगा लो, टाइम के बाद लगा लो, तो उससे भी क्या होगा? इंसेक्ट और पेस्ट की साइकिल डिस्टर्ब होगी, तो उससे भी डैमेज कम होगी। तो ये चीज भी इसमें आती है ना, ये भी आईपीएम के अंदर ही। कुल मिला के इंसेक्ट और पेस्ट क्रॉप को डैमेज कॉज ना कर पाए, सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज ना कर पाए, आपको ये इंश्योर करना है। और ऐसा तरीका या ऐसे तरीके जिनसे आप एक या एक से ज्यादा क्रॉप को हैंडल कर सकते हो, वो आईपीएम में आई। सो ये हमारा फिफ्थ था, व्हिच इज माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। लास्ट में आएगा माइक्रोब एज बायो टैक्टिस क्या है? टैक्टिस का मतलब तौर तरीके। टैक्ट एंड टैक्टिस बोलते हैं ना, तौर तरीके, काम करने के तौर तरीके होते हैं, जुगाड़ कह लीजिए लोकल उसमें, या डिफरेंट वेज, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट वेज। लास्ट वन इज माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। ये वाला मैं आपको ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूँ। सर लास्ट पेज शो कर दो। हो गया सर। नेक्स्ट, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना। अगर ये काम बैक्टीरिया फंगी कर रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। माइक्रोब अगर किसी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहा है
तो क्या बन जाएगा, बायो फर्टिलाइजर। दीज आर द माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच, जो बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं द न्यूट्रिएंट क्वालिटी जिसको आप फर्टिलिटी बोलते हैं ऑफ सॉइल। जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी या फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं वो सारे माइक्रोब बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, कुछ बैक्टीरिया है हमारे पास, कुछ साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए, इवन कुछ फंगी भी हैं जो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज की जाती है। अब जैसे अब इसमें आपने ऑलमोस्ट मैंने आपको सब पहले से ही पढ़ा रखा है, 11th की कंटेंट पे करा रखा है, दो बार आप कर चुके हैं। एक बार जब आपका भी आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तब। दूसरी बार आपने नाइट्रोजन साइकिल में जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है तब पैराग्राफ आ जाएगा। फंगी के लिए मैंने आपको माइकोराइजा एक टॉपिक पढ़ाया था, वो आ जाएगा। और इससे पहले फिर आपको सिम्बायोसिस भी मैंने तीसरी बार पढ़ाई थी, उसमें भी एग्जाम्पल सारे लिखे थे कि किसके साथ क्या एसोसिएट करेगा, और वो है ना सिम्बायो। और चौथी बार आप आज पढ़ रहे माइक्रो वैसे बायो फर्टिलाइजर, सेम एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया ले लीजिए, टेस्ट का सिलेबस बेटा जितना हो जाएगा उतना आ जाएगा। टेस्ट कब है, संडे को, मंडे को, संडे। संडे को। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया तो माइक्रो वाला चैप्टर आ जाएगा। और मैंने जो आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज में जहां से कराया था, सॉलिड वेस्ट से कराया था, सॉलिड वेस्ट से लेके डिफॉरेस्टेशन, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए थे। सिम्बायोसिस याद है, सिम्बायोसिस में आपने राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट के साथ पढ़ा था, फ्रैंकिया का नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ पढ़ा। लिखूं सब, याद रहेगा? याद है सर। याद है। इसमें एक एग्जांपल था राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, है ना, राइजोबियम लेग्यूम्स, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एज रूट नोड्यूल, ऐसे। फ्रैंकिया पढ़ाया था आपको, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के नाम एलनस, ये सब आपको पढ़ा है। इवन सोयाबीन में ब्रेडी राइजोबियम भी आपको पढ़ा है, अगर आपको इंसेक्ट किया तो, है ना? और अगर फ्री लिविंग है तो भी आपको दो अलग अलग कॉलम बना के दिखाए थे, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एनारोबिक। एरोबिक में कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर और बेज़ेनिया, एनारोबिक में रोडोस्पाइरिलियम और रोडोस्यूडोमोनास। बेसिकली ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कंटेंट में आपको मिल जाएगा, आपको डिटेल पूरी लिखनी है तो। दूसरा था हमारा बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन सेम पढ़ाए थे, सिम्बायोटिक पर आपने म्यूट कर रखा है स्पीकर। सिम्बायोटिक में एग्जाम्पल क्या था, नॉस्टॉक एनाबिना का एंथोसिरोस के साथ प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, एंथोसिरोस ब्रायोफाइट था, नॉस्टॉक एनाबिना बीजीए। इसके अलावा आपको पढ़ाया था एनाबिना की स्पीशीज एजोली, जो एजोला टेरिडोफाइट की लीफ में था, फार्म में पढ़ाया था आपने। और फिर आपने नॉस्टॉक और एनाबिना की स्पीशीज थी साइकेडी, जो साइकस की कोरोलाइड रूट में था। तो ये आपको मैंने एग्जांपल्स करा रखे, आप पीछे भी देख सकते हैं। बीजीए फ्री लिविंग स्टेट में भी कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन,
वो भी आपने पढ़ा था। इसमें एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड अविना तो थे ही। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया लिखा रखे हैं आपको मैंने, अब तक तो याद भी हो जानी चाहिए। आपने एक ओलोसिरा भी लिखा था, ओलोसिरा स्पेशली इन पैडी फील्ड्स कराया था क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ये माइकोराइजा भी पढ़ा रखा है आपको, फंगी का हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। और माइकोराइजा में आपको पूरा पढ़ा रखा है। माइकोराइजा काम क्या क्या करता है? माइकोराइजा फास्फोरस का अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है ना। और सॉइल बॉर्न जो पैथोजन होते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। माइकोराइजा में जो फंगी है वो क्लोमस होती है, और जो हायर प्लांट है वो डिपेंड करता है। एक्टोमाइकोराइजा के एग्जाम्पल में आपने लिखा था माइनस, और एंडोमाइकोराइजा के एग्जाम्पल में लिखा था ऑर्किड्स। तो माइकोराइजा पूरा टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आफ्टर फंगी। आप चाहें तो दोबारा लिख लीजिए। तो ये सब जैसे ये नाइट्रोजन की फॉर्म में फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये फास्फोरस अपटेक और बाकी सब चीजों में यूज कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट बेटा। हेलो। हेलो। यस, सो चैप्टर कंप्लीट हो गया माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर। बस माइक्रोराइजा आपको अपने आप नोट डाउन करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, टेस्ट का सिलेबस आपको बता दिया मैंने। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर और इन्वायरमेंटल इश्यूज में सॉलिड डिफॉरेस्टेशन। सर हाँ यस, बोलो बेटा पूरी। सर बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना किसी प्लांट को, कि भाई हम उसकी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। प्रोडक्ट मान लीजिए हल्दी में आप ये चाहते हैं कि जो एंटी कैंसरस सब्सटेंस होता है वो मुझे ज्यादा चाहिए, मार्केट में उसकी डिमांड है। तो अब हल्दी में जो एंटी कैंसरस सब्सटेंस है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जाएगा? ज्यादा हल्दी लगा के नहीं, उसी हल्दी के अंदर उस सब्सटेंस को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जीन में हम क्या चेंजेस करें सो दैट कि वो सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा बने। या जैसे आपने रॉवल्फिया पढ़ा था, रॉवल्फिया पॉमेटोरिया, उसमें रेजरपाइन सब्सटेंस है, तो रेजरपाइन कैसे ज्यादा बनेगा? तो दैट इज कॉल्ड बायोप्रोस्पेक्टिंग। ओके क्लियर। मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे किसी प्लांट को एक्सप्लोर करना, प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस वीकेंड। बिकॉज सैटरडे संडे मंडे कोई क्लास है नहीं, प्रोबेबली ट्यूसडे को ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके सर कल क्लास नहीं होगी? ना, ना,